बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, आज सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 के जिस टॉपिक के मैं आपको पहले एमसीक्यूज़ करवाने लगा हूँ, ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ किसी न किसी पास्ट पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों आज के इस लेक्चर में सबसे पहले कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब कूलम्स लॉ से रिलेटेड पहला एमसीक्यू कहता है, इफ़ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज़ नॉट फ्री स्पेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल। देखें, अगर तो चार्जेस के दरमियान में मीडियम बच्चों फ्री स्पेस होगा, अभी उसने पूछा है कि अगर ना हो। देखें, अगर तो फ्री स्पेस है तो फोर्स आपको पता है मैक्सिमम होती है। अच्छा, जिस तरह चार्जेस के दरमियान में कोई नॉट फ्री स्पेस का मतलब है कि आप लोगों ने कोई डाई इलेक्ट्रिक ला कर रख दी है, यहाँ पर क्या ला कर रख दी है, डाई इलेक्ट्रिक। तो जब भी किसी दो चार्जेस के दरमियान में आप लोग एयर के अलावा कोई डाई इलेक्ट्रिक ला के रखेंगे तो वो ओवरऑल फोर्स को क्या करवा देगा, रिड्यूस करवा देगा। तो बच्चों याद रखना है, चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये लाहौर बोर्ड का एमसीक्यू था। उसके बाद, फॉर विच मीडियम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज मैक्सिमम। अच्छा, अब ये आपकी टेक्स्ट बुक में ना बच्चों ये बना हुआ है, अपना क्या नाम लेते हैं, जो ना साइड पर एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों बना हुआ है पेज नंबर 3 पर। तो उसने पूछा है जी बताएं इनमें से सबसे ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी जो है ना वो मतलब क्या किसकी है। फौजदारी बात है जिसके दरमियान में अब आपको पता है कि यहाँ पर बच्चों द विच मीडियम द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज मैक्सिमम। तो अब देखें, अमोनिया जो है ना बच्चों, अमोनिया आपने इसका भी देख लेना है, रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो आपने देखनी है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने किसकी वैल्यू देखनी है जी, जर्मीनियम की भी आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, मेरे पास टेबल नहीं इस वक्त है। और इसके बाद मेका की भी आप लोगों ने देख लेनी है, और उसके बाद टेफलॉन की भी। अब देखें, मेरा जो इधर बताने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मुझे इतना पता है कि F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर होता है। के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर होता है, मुझे इतना पता है। और यहाँ पर जब ये एयर है और जब एयर के अलावा कोई मीडियम आता है बच्चों तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो एक चीज़ तो यहाँ से बच्चों क्लियरली पता चल रही है कि फोर्स का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कम होगी उसके दरमियान में जो होगा, अगर वो दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम होगा तो वहाँ पर फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। तो अब देखें, इसका मतलब इनमें से सबसे कम रिलेटिव परमिटिविटी टेफलॉन की है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स किसके दरमियान में किसके लिए होगी, फिर टेफलॉन के लिए ही होगी बच्चों। तो लिहाजा इसका आंसर बन गया टेफलॉन। ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन द टू चार्जेस द कूलम्स फोर्स विल डिक्रीज, आपको पता है वो डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब भी चार्जेस के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक आएगा बच्चों तो याद रखना इट ऑलवेज डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज इज इक्वल टू। अब देखें, अब आपको पता है ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना इन वन कूलम चार्ज, मेरी बात सुने, क्या आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू एन ई। मैंने तो पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा हुआ है कि नहीं। अब Q इज इक्वल टू एन ई में, तो अब सवाल क्या था, सवाल था जी बच्चों, ये देखें सवाल है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज। आपने एन निकालना है, एन इज इक्वल टू क्या होगा, Q ओवर ई होगा। अब 1 कूलम चार्ज है और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों 1 ओवर ये करें तो आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। लो बच्चों, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और अक्सर औकात पेपर में ये आ भी जाता है। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया जी 6.2 चार्ली आंसर। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर 1.006 होती है, 0006 ऐसा ही यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी बच्चों। रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला होता है एफ एयर ओवर एफ मीडियम, या आप लोग लिख भी लें साथ साथ अपने, एफ एयर ओवर एफ मीडियम होता है, दोनों सेम चीज़ों की रेशो है तो लिहाजा ये कर जाएगा, तो 9 यूनिट इसका आंसर है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी की जो होती है ना, अब देखें परमिटिविटी का यूनिट कैसे निकलता है, आप लोगों को पता है ये 8वां एमसीक्यू जो मैं बताने लगा हूँ। परमिटिविटी के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स जो के यूनिट होंगे वो एप्सिलॉन नॉट के ऑपोजिट होंगे।
तो के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो बच्चों परमिटिविटी का फिर क्या यूनिट बन जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, परमिटिविटी का जो यूनिट बन जाएगा वो कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा के का। तो आप देखें बच्चों, कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन ऊपर नीचे जाएगा तो न्यूटन ही बन जाएगा, पर स्क्वायर मीटर नीचे जाके मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो डेल्टा इसका आंसर आ गया। और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो हर छीदे में देखो पता है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों ये भी, अब 10 वाला एमसीक्यू। अब देखें उसने आप लोगों को क्या कहा है, F इज इक्वल टू क्या होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा अब के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब Q1 कितना है, उसने क्या बोला है आपको, बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो Q1 पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 का स्केयर लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और डिस्टेंस इनके दरमियान में 1 मीटर है, तो 1 का स्केयर आ गया। तो जब बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन आ जाएगा। सो 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। उसके बाद आगे क्या कहता है भला, आगे कहता है जी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू, ये है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज दिस देन द फोर्स। मेरी बात सुनिए, अब एप्सिलॉन आर का फार्मूला अभी ऊपर बता के आया था, एफ एयर ओवर एफ मीडियम। अब हमने निकालनी है एफ मीडियम, तो बच्चों एफ मीडियम किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन आर इंटू एफ एयर, ठीक है, एप्सिलॉन आर इंटू एफ एयर। अब एप्सिलॉन आर कितना है 2.1 और एयर में फोर्स कितनी थी 42। तो बच्चों जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोगों के पास आंसर कितना आ जाएगा, एक मरतबा देख रहे हैं दोबारा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42, इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स वुड बिकम। अब देखें बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स बिकम्स इक्वल टू, अब देखें आप लोगों ने एफ मीडियम निकालनी है ना, तो एफ एयर ओवर एफ मीडियम है, तो एफ मीडियम किसके बराबर आएगी, अब देखें यहाँ पर मिस्टेक होगी, एफ मीडियम बराबर आएगी एफ एयर ओवर एप्सिलॉन आर। तो एफ एयर कितनी है बच्चों आपके पास 42 डिवाइडेड बाई 2.1, तो 42 डिवाइडेड बाई 2.1 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो लो भी बच्चों ये था आपका छोटा सा, मतलब देखें तरीका आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए क्या, कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ एयर डिवाइडेड बाई एफ मीडियम। तो बच्चों एफ मीडियम किसके बराबर आ जाएगा, एफ एयर ओवर एप्सिलॉन आर। तो मेरा ख्याल है अब तो इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं रह गया, ठीक हो गया। तो लो जी इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, कहता है द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस, टू सिमिलर यूनिट चार्जेस का मतलब है Q1 Q2 दोनों 1 कूलम है, 1 मीटर का डिस्टेंस है और आर भी कितना है 1 मीटर। तो भाई एफ इज इक्वल टू के आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2, ये देखें ये होता है ना, आपको फार्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होता है। तो देखें अब अगर तो ये के इधर ही रहा, एफ इज इक्वल टू, ठीक है जी, एफ विल बी इक्वल टू के इधर ही रहा, Q1 की जगह पर भी 1, Q2 की जगह पर भी 1, आर की जगह पर भी 1, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ एफ इज इक्वल टू के आ गया। और के कितना होता है 9 × 10⁻⁹ और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो आई थिंक इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक हो गया। लो भी बच्चों इसके बाद अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहता है द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के डिपेंड्स अपॉन, हाँ जी, के की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम पर भी, उसके बाद नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, तो इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू चार्जेस 20 सेंटीमीटर पर रख दिए गए, कहते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, मेरी बात सुने, आपको पता है कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। बच्चों कूलम्स फोर्स कौन सी फोर्स होती है, म्यूचुअल फोर्स, और जो फोर्स म्यूचुअल होगी इट मींस जितनी एक चार्ज दूसरे के ऊपर लगाएगा उतनी दूसरा उसके ऊपर लगाएगा, इट मींस F1 ओवर F2 किसके बराबर आ जाएगा, 1:1 के बराबर आ जाएगा, सेम फोर्सेज एग्जर्ट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर। लो जी जब एयर है, एयर की मौजूदगी में फोर्स है जी 4 न्यूटन, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे दी है 2, एफ मीडियम बतानी है, ऊपर वाला फार्मूला लगेगा वो भी ऊपर बताया था, एफ एयर ओवर एप्सिलॉन आर। अब एफ एयर है 4/2, तो आंसर बच्चों 2 आ जाएगा, तो 2 न्यूटन फोर्स बच जाएगी। ये पहले भी रिलेटेड एमसीक्यू हुआ है हमारा। तो अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये एमसीक्यूज जो है ना, मतलब पास पेपर में आया मगर वैल्यूज को चेंज करके आ गए, इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं।
अच्छा, इसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इज हाफ्ड, अब देखें फोर्स का डिस्टेंस के स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन है, आपको पता है। अगर इस आर को हाफ करेंगे तो 1/2 का स्केयर होता है 1/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जो ओवरऑल फोर्स को 4 टाइम्स इंक्रीज करवा देगा। तो आंसर आ गया 4 टाइम्स। इसके बाद बच्चों कहता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस भी डबल कर दिया, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, फोर्स क्या हो गया। अब देखें 17 वाला एमसीक्यू बच्चों, इधर देखें कहता है एफ इज इक्वल टू, आपको पता है के, हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस को भी डबल कर दिया, Q1 को भी डबल कर दिया, Q2 को भी डबल कर दिया, और आपस की बात है डिस्टेंस को भी डबल कर दिया है। तो यार अब मेरी बात सुनो, ये बन जाएगा 4Q1 Q2 और नीचे भी बन जाएगा 4R², 4 तो 4 से कट गया, तो के Q1 Q2 ओवर R² बच गया। ये तो फोर्स कांस्टेंट ही नहीं आ गई, तो दोबारा वही आ गई है, 4 तो 4 से कट गई। इट मीन्स जो फोर्स है वो चार्जेस के दरमियान में कांस्टेंट रहेगी। अगर चार्जेस को भी डबल कर देंगे, डिस्टेंस को भी डबल कर देंगे, ठीक हो गया। हाँ, अगर चार्जेस को डबल करते, डिस्टेंस को हाफ करते, तो इसका 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना, फिर 16 टाइम्स आंसर आ जाना था। तो इस टाइप के एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक हो गया जी। लो बच्चों, ये आपके कूलम्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे किसकी तरफ, फील्ड ऑफ फोर्स की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो ये बन गया न्यूटन पर कूलम विच इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू यूनिट चार्जेस इज हाफ्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ/R², ठीक है, बस बात खत्म। अब R को आप लोग हाफ कर देंगे, मुझे बताएं जब R को हाफ करेंगे तो क्या होगा। R को हाफ करने से ये R/2 का स्क्वायर यानी R²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी ये 1/4 क्या नाम है, ये 1/4 है ना, तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को 4 टाइम्स बढ़ा देगा। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल इंक्रीज 4 टाइम्स। लो बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 20 एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। ये भी हम लोग आगे भी जाकर देख लेते हैं कि कैसे होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो चीज़ यहाँ पर गौर से देखनी है, अब नेक्स्ट है जी, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आपसे पूछा था ना, तो मुझे बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट कितना था। हाँ जी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद न्यूटन पर कूलम्ब इज ऐसे ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये दोबारा वही आ गया एमसीक्यू। अच्छा ओके, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आपको पता है सबसे पहले इसको फेराडे ने एक्सप्लेन किया था, वैसे प्यार से बोल रहा हूँ फेराडे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चों रिलेशन E इज इक्वल टू F/Q होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल के। तो इसको उधर ले जाए तो 1 जूल बराबर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, बच्चों याद रखना पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, जहां पे ये करीब करीब होती हैं वहां पर ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड लाइंस अराउंड एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं। क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है, नहायत आसान एमसीक्यूज है। लो बच्चों, उसके बाद है जी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू। कहते हैं फोटोकॉपियर एंड इंकजेट प्रिंटर, आपको पता है फोटोकॉपियर एंड इंकजेट प्रिंटर आर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बुक की लाइन है। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ जी, इंकजेट प्रिंटर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज फोटोकॉपियर, इसकी एप्लीकेशन है। देखें डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज आए हैं। सिलीनियम इज, आपको पता है जी, सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर होता है। उसके बाद टोनर ऑफ द प्रिंटर इज, आपको पता है टोनर को कौन सा चार्ज दिया जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, ठीक है। द हार्ट ऑफ फोटोकॉपी मशीन इज अ ड्रम विच इज एन मेड ऑफ एल्यूमिनियम सिलेंडर, ठीक है, बुक की लाइन है ये। उसके बाद सिलीनियम इज, हाँ जी बच्चों, सिलीनियम इज, अब देखें सिलीनियम क्योंकि फोटो कंडक्टर है, तो फोटो कंडक्टर का मतलब है कि ये लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर है और लाइट की गैर मौजूदगी में ये इंसुलेटर है। तो बच्चों मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये इंसुलेटर इन डार्क होगा,
ये इंसुलेटर इन डार्क, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इंसुलेटर इन डार्क, ठीक है। और कंडक्टर इन लाइट, तो कंडक्टर इन लाइट यहाँ पर कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ, फिर इसकी मतलब यही आंसर होगा। द ड्रम इन फोटोकॉपियर इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ सिलीनियम, विच वन इज फोटो कंडक्टर, बच्चों आपको पता है सिलीनियम इस फोटो कंडक्टर है। उसके बाद फोटोकॉपिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिंग प्रोसेस को जीरोग्राफी बोला जाता है। तो लो जी बच्चों, ये भी आपका छोटा सा एक टॉपिक के एमसीक्यूज है जी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी आप लोगों के हो गए हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ चलते हैं बच्चों। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, मुझे ये बताएं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए, और जब इसको ओपन करते हैं तो ये ई ए कोस थीटा आपके पास आता है, और जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो वो जस्ट ई ए होता है। इसका मतलब ई किसके बराबर आ सकता है, इसका मतलब ई बराबर आ सकता है फ्लक्स ओवर एरिया के, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद कहते हैं इसका यूनिट क्या होता है, ये आपको पता है। अब देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए, अब ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई थिंक देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्चुअली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स द मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने पढ़ी हुई हैं उनके मुताबिक। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग आ चार्ज, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक का एमसीक्यू है। कहते हैं इक्वेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज एप्लीकेबल टू सरफेस। आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, ठीक हो गया, फ्लैट सरफेस के लिए ओनली। फॉर कंप्यूटेशनल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस आर शुड बी फ्लैट। अभी देखा क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो जो इक्वेशन ई डॉट ए फ्लैट सरफेस के लिए एप्लीकेबल होती है, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सरफेस क्या होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मीडियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नोड। अब क्यू चार्ज को शो करता है और एप्सिलॉन नोड बच्चों मीडियम को शो करता है। उसके बाद द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मीडियम। दोबारा आ गया, देखें ये डिफरेंट तरीकों से एमसीक्यू आया है, आ गया एक ही एमसीक्यू मगर थोड़े से डिफरेंट वे में आया है। उसके बाद गॉसेस लॉ बच्चों आता है, गॉसेस लॉ कहते हैं गॉसेस लॉ कैन बी अप्लाई टू, हाँ जी अभी आप लोगों को बताया था मैंने, गॉसेस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है। क्लोज सरफेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है, ये इमेजिनरी सरफेस होती है। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फीयर। आपको पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ, क्योंकि अंदर बाहर सारे सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद होता था, अंदर चार्ज जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अंदर क्या होता था बच्चों, जीरो होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जीरो होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, जीरो होती है, न्यूट्रल रीजन होता है, फील्ड फ्री रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, उसका फार्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर आगे आ जाता है। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्यों आता है, यूनिट वेक्टर बच्चों यहाँ पर आता है इस वजह से ताकि इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में बना सकें, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक आ गया अब आपका, तो आप लोग देखें बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड अब एमसीक्यूज, आपको पता है द क्वांटिटी नेगेटिव डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो होते हैं बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, इसको पोटेंशियल क्या बोला जाता है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, ये फार्मूला होता है। द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द नेगेटिव ऑफ दिस टर्म इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट ना, तो ये किसके बराबर है, E के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद 51 एमसीक्यू बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय 2d डिस्टेंस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिडवे बिटवीन देम विल बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा आपने इसको ना गौर से देखना, इधर देखें दो चार्जेस हैं, एक बात पहले देख रहे सवाल पढ़ ले, टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं। लो जी एक चार्ज को मैं कहता हूं पॉजिटिव क्यू है, एक को मैं कहता हूं नेगेटिव क्यू है, टू चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और इनके दरमियान में डिस्टेंस 2d है, ठीक हो गया। एक बात ये देखें दोबारा पढ़ लें, टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है इनकी चार्जेस की, जस्ट ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है, 2d डिस्टेंस है इनके दरमियान में। इस पॉइंट पर कहता है पोटेंशियल क्या होगा, मेरी बात सुने, आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव का सम होगा।
अब पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर, तो यहाँ पर के क्यू ओवर डी आ गया और माइनस की वजह से माइनस के क्यू ओवर डी बनेगा, तो ये तो कट जाएगा बच्चों, आंसर तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखें डी इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी होगा, ये डिस्टेंस भी डी होगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव क्यू है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव क्यू है, दोनों कट गए तो जवाब आंसर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर जीरो आ गया। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, तो ये आंसर भी इसका जीरो लगा हुआ है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। एन ईसीजी रिकॉर्ड्स record the records between point on human skin generated by electric process in heart voltage। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज मतलब टेक्स्ट बुक की लाइन है ये। ठीक है, वोल्टेज इसका आंसर है। स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड एम्पल क्या लिखा हुआ है जी, एम्पली ऑफ लॉरेंजिन। ठीक है जी, जो मर्जी पढ़ लें इसको। डेट आर वेरी सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर फाउंड इन शार्क्स। टेक्स्ट बुक की लाइन है ये भी। ठीक है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई है, देखें आ रही हैं टिडबिट्स में से भी एमसीक्यूज आ रहे हैं। इफ चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों जब चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है इट विल गेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे जज्बाती होकर ना ये लगा देते हैं, ये नहीं है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम्ब। अब बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि इस एमसीक्यू को कैसे करना है। देखें 56 एमसीक्यू है, इसको टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को फार्मूला पता है, V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर होता है बस। अब K 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 है। Q जो आप लोगों को दिया गया है सवाल में वो 2 माइक्रोकूलम्ब है, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 आ गया। और R बच्चों आप लोगों को जो दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मेरा क्या 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। अब ये 20 ये 20 का 2 इससे गया है, 10 इंटू -2 कितना बन गया, 10 रेज़ टू पावर -1, तो ये ऊपर ये बन जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 -6, ये ऊपर आके +1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 में से 6 निकाल देंगे, 3 बचेगा, 3 जमा 1 4, तो बच्चों 990 किलो वोल्ट बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, या 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 वोल्ट, तो ये देखें ये क्या आंसर बन जाएगा, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 वोल्ट आप लोगों के पास आ गया। इसके बाद कहते हैं जी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ईईजी बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी को, इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द वर्किंग ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी है, तो बच्चों ये तो जो होता है देखें ईसीजी जो होता है ना, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हार्ट के लिए यूज़ होती है। जो ईईजी होती है ना बच्चों, ये किसके लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। और एक होती है ईआरजी इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी रेटिना के लिए यूज़ होती है, आई के लिए यूज़ होती है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी जो होती है ब्रेन के लिए यूज़ होती है। ये आंसर गलत है, ब्रेन इसका आंसर है। ठीक है जी, ओके। और इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी आई के लिए यूज़ होती है, ईसीजी हार्ट के लिए, यानी याद रख लें ईसीजी हार्ट के लिए, ईईजी ब्रेन के लिए यूज़ होती है, और ईआरजी रेटिना आई के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये गलत लगा हुआ था यहाँ पर। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। और ये अगला एमसीक्यू भी आ गया है, तो एनर्जी इसका आंसर था। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। अब देखें बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में उसने क्या कहा है आपको, उसने आप लोगों को ये बोल दिया है, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, देखिए 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है, अब जरा आप लोग देखें नेक्स्ट एमसीक्यू में उसने क्या कहा है, कहता है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी, नो एमसीक्यू हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस टॉपिक, मतलब कह रहे हैं इस टॉपिक से एमसीक्यू अभी तक मतलब कंपैरिजन में अभी तक ओवरऑल नहीं आया, मगर आप टॉपिक को तो तैयार करेंगे, इसका ये तो नहीं मतलब कि आपने टॉपिक ही तैयार नहीं करना। उसके बाद द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, उसके बाद द फोर्स ऑन न्यूट्रॉन ड्यू टू फील्ड, अच्छा ये फोर्स ऑन न्यूट्रॉन आना है, न्यूट्रॉन ड्यू टू फील्ड हो, मेरी बात सुने, E इज इक्वल टू होता है F/Q। ठीक है ना, तो फोर्स ऑन न्यूट्रॉन, यार क्या नाम है अपना, जब न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही कोई नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रॉन E इज इक्वल टू F/Q, देखें फोर्स E इज इक्वल टू F/Q था ना यार, E इज इक्वल टू F/Q, तो F किसके बराबर आएगा, Q E के, तो E जो मर्जी हो भाई, जब चार्ज ही नहीं है तो फोर्स क्या होगी, 0 होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फेरेड इज डिफाइंड एज, आपको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V,
तो ये कूलम पर वोल्ट किसके बराबर होता है, फैरेड के बराबर होता है, तो कूलम पर वोल्ट इसका आंसर है। उसके बाद अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। अ कंडेंसर कैपेसिटर 50 माइक्रोफैरेड हैज 8 वोल्ट चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कहता है बताओ क्या होगा। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, CV होता है, तो ये अप्लाई करें आप लोगों के पास आ जाएगा चार्ज, ठीक है, हर आइदर प्लेट का। उसके बाद चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। उसके बाद अ कैपेसिटर इज अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर DC, आपको पता है DC कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर परफेक्ट इंसुलेटर होता है किसके लिए, DC के लिए। उसके बाद है कूलम पर वोल्ट फैरेड के बराबर है। आप देखें दो तरह से MCQ आ गए, पहले फैरेड का पूछ लिया था, उसके बाद उसने कूलम पर वोल्ट को फैरेड पूछ लिया है। ओके बच्चों, इसके बाद है जी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फार्मूला इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, मगर वो ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं है, तो लिहाजा अल्फा ऑप्शन इज योर बेस्ट आंसर। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल, अभी देखें अभी ऊपर फार्मूला पड़ा है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होती है बच्चों, अगर इसको डबल कर देंगे ना तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इनवर्स जो रिलेशन है ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर देखें किसकी चीज पर, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब ये क्लियरली नजर आ रही है कि एरिया पर भी डिपेंड करती है, मीडियम पर भी डिपेंड करती है, D पर भी डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द टू चार्जेस ऑलवेज एनहांसेस द, देखें जिस तरह द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस, प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, चार्जेस के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक हमेशा फोर्स को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन, हाँ जी आपको पता है पोलराइजेशन कब होती है, जब डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में ला के रखते हैं। तो देखें मेरी बात सुनिए, ये कैपेसिटर था, ठीक है, इसकी प्लेट्स हैं, ये इस वक्त इसकी प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यार मुझे बताओ जब तुम लोग कोई डाई इलेक्ट्रिक ला के रखोगे तो वो ओवरऑल इसकी फील्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस नहीं कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो याद रखना ड्यूरिंग पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। ओके, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कहते हैं इफ द पोटेंशियल अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल्ड। अब देखें एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 CV²। अब देखें पोटेंशियल को अगर डबल करेंगे बच्चों, अगर V को डबल कर देंगे तो E जो होगी आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अब कई चरसी किस्म के लोग समझेंगे ये 1/2 कट नहीं जाएगा, और भाई 1/2 कांस्टेंट है। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी वगैरह को डिस्कस करते हैं फिर ये कांस्टेंट को इग्नोर करके करते हैं, तो V को डबल करेंगे तो डबल के स्क्वायर की वजह से 4 टाइम्स, तो E 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक इज, हाँ जी आपको पता है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E², ठीक हो गया। उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, लोगों का सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक, कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, आपको पता है RC इज इक्वल टू T होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम। द क्वांटिटी टाइम कांस्टेंट RC हैज द यूनिट्स, आपको पता है RC के यूनिट क्या होंगे बच्चों, वो टाइम वाले ही यूनिट होंगे। तो बच्चों ये थे कुछ MCQs पास्ट पेपर्स के, लाहौर बोर्ड के, फैसलाबाद बोर्ड के, ठीक है, मुल्तान बोर्ड के, साहिवाल के, गुजरांवाले के। तो ये सारे के सारे MCQs अब मैंने आप लोगों से मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी मैं ना अभी इनके और भी लेक्चर्स वगैरह अपलोड करूंगा, मतलब चैप्टर नंबर 12 के, तो आप लोग उनको भी ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट MCQs वगैरह भी होंगे, टिप्स वगैरह भी होंगी कुछ इस चैप्टर को के MCQs को सोल्व करने की, ठीक हो गया बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी मेरी बताई हुई बातें, जितने भी हमने ये MCQs अभी तक किए हैं ये, ठीक है, जो भी MCQs हम लोग अभी तक कर रहे थे ये सारे आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। तो बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे जी, अल्लाह हाफिज़।